हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के विषय में। पिछले अध्याय में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के विषय में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कि मानव में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। इस अध्याय में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स होंगे या फिर टॉपिक्स होंगे उनमें खास रूप से हम देखेंगे पुरुष जनन तंत्र की संरचना, उनका कार्यों के विषय में और वो किस तरह से प्रॉपर उनका क्या कार्य होता है। इसी तरह से हम देखेंगे स्त्री जनन तंत्र के विषय में, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होता है, आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, किस तरह से होती है, इसका क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। साथ ही हम देखेंगे निषेचन और अंतरारोपण की क्रिया, निषेचन और उसके पश्चात उसका डेवलपमेंट किस तरह से टोटल होगा, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। ये इतने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ये सभी मेडिकल परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। खास रूप से ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं मानव में जो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो मानव एक तरह से सजीव प्रजक प्राणी होता है, अर्थात ये जरायुज होता है जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देने का कार्य करता है। तो अंडज का मतलब जो अंडे देते हैं, जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे देने का कार्य करते हैं। तो मानव में जो जनन की घटना होती है, जनन की जो क्रिया होती है, इसके अंतर्गत युग्मकों की संरचना होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। पुरुष क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जबकि स्त्री क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। अब ये जो स्त्री होती है, स्त्री जनन पथ के माध्यम से शुक्राणुओं का स्थानांतरण इसके अंदर होता है, वीर्यसेचन की क्रिया होती है। जो पुरुष तथा स्त्री के युग्मक संलयन की जो क्रिया होती है वो इसके गर्भाशय के अंदर अर्थात फैलोपियन ट्यूब में खास रूप से होती है, जिसके पश्चात युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण होता है। और जब ये जायगोट बन जाता है तो इसके पश्चात इसके बाद क्या होगा, ये कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट की संरचना करेंगे, फिर इनका परिवर्धन होगा अर्थात डेवलपमेंट होगा। इसके पश्चात गर्भाशय की दीवार से ये आके चिपक जाएंगे। यह क्रिया अंतरारोपण इम्प्लांटेशन कहलाएगी। साथ ही भ्रूणी परिवर्धन अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसके पश्चात शिशु का जन्म होगा अर्थात प्रसव की क्रिया होगी। फिर क्या होगा, पुरुष और स्त्री के बीच के जो महत्वपूर्ण जनन अंग होते हैं उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक बात करें एक पुरुष की, तो पुरुष में जो शुक्राणु बनने की क्रिया होती है वो उसके अंतिम समय तक होती है, अर्थात वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, लेकिन उसमें शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है। जबकि स्त्रियों में यह क्रिया मैक्सिमम 50 वर्षों की आयु तक ही संपन्न हो पाती है। मतलब स्त्रियों में जो बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो 50 वर्ष तक ही होती है, जबकि पुरुषों में इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। पुरुष मतलब अंतिम क्षण तक, वो 100 साल के हो जाएं, 110 या 20 साल के भी हो जाएं, तब भी वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम होते हैं। मतलब उनमें शुक्राणु तब तक बनता रहता है, जबकि स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे जो इसमें स्त्री और पुरुष के जो जनन तंत्र होते हैं उनके विषय में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र की। तो पुरुष जनन तंत्र में खास रूप से क्या होगा कि पुरुष जनन तंत्र में एक श्रोणि क्षेत्र होता है। तो आपने क्लास 11th में अस्थितंत्र के विषय में पढ़ा है। तो अंश मेखला जिसे हम लोग पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे होती है श्रोणि मेखला जिसे हम लोग पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। ये जो श्रोणि क्षेत्र होगा इसे पेल्विस रीजन पेल्विक गर्डिल बोलेंगे, पेक्टोरल ऊपर वाला होगा। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें एक जोड़ी वृषण होगा, टेस्टिस होगा, और इसकी सहायक नलिकाएं होंगी तथा वाह जननेंद्रियां भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव रीजन का पूरा डायग्राम आपको दिखाया गया है
ये वाला हिस्सा जो है इसमें टेस्टिस वाला हिस्सा है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यही खास रूप से शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। अभी मैं फिगर को बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम थियरी देख लेते हैं। तो शरीर में वृषण जो होता है ये खास रूप से कहाँ पे होगा, उदर गुहा के बाहर, मतलब ये जो एब्डोमेन रीजन होगा इसे उदर गुहा कहेंगे। इसके बाहर का जो हिस्सा होता है यहीं पर जो पुरुष के जनन अंग होते हैं वो स्थित होते हैं। इसमें जो वृषण होता है इस थैलीनुमा संरचना में, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वृषण कोश कहेंगे या फिर इसी को स्क्रोटम कहेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे वृषण कोश या फिर स्क्रोटम कहा जाता है। वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर हम बात करें 98.4 फ़ारेनहाइट, तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और इस टेम्परेचर पे जो स्पर्म होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब जो स्पर्म सेल होंगी, गैमेट सेल होंगी वो डेड कर जाएंगे। तो इस वजह से ये जो स्क्रोटम होता है ये एब्डोमेन रीजन से बाहर होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, जिसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ऐसा ही होने के कारण जो इसमें स्पर्म होते हैं वो स्टोर रहते हैं काफ़ी दिनों तक और पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। साथ ही ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। जैसे जब समर सीजन होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो स्क्रोटम होते हैं ये ढीले हो जाते हैं, जबकि ये जो ठंडी का मौसम होगा, विंटर सीजन होगा, तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा सिकुड़ से जाते हैं। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक जो कंडीशन होती है इनमें वयस्क में प्रत्येक जो अंडाकार सी जो संरचना होती है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी होगी 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। और वृषण जो होगा सघन आवरण से ढका रहेगा और इस प्रत्येक वृषण के अंदर 250 कक्ष होते हैं, मतलब इसके अंदर 250 मतलब कक्ष होंगे, कमरे जैसी संरचनाएं होंगी जिसके अंदर पर्टिकुलर टेस्टिकुलर नलिकाएं होंगी जो क्या करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। यहाँ पे वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन्हें कहेंगे जो 250 कक्ष होंगे। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिका होगी, काफ़ी कुंडलित होंगी। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं काफ़ी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं जो होती हैं ये शुक्र जनक नलिकाएं कहलाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके अंदर शुक्राणु पैदा किए जाते हैं अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। जब ये शुक्राणु इसके अंदर उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक जो नलिका होती है इसका जो भाग होता है इसमें नर जर्म कोशिकाएं होती हैं जो कि शुक्राणु जनक का कार्य करती हैं। अब इन कोशिकाओं को हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो ये जो कोशिकाएं जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं इन्हें शुक्राणु जनन कोशिकाएं या फिर स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे या फिर इसे सर्टोली कोशिकाएं कहा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली 1 नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल कहेंगे या फिर सर्टोली सेल ऑप्शन में हो सकता है या फिर स्पर्मेटोगोनिया, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करें कि जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनमें जो जर्म सेल होती हैं इनका ये एक तरह से पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो जो मेल गैमेट सेल होती हैं इन्हें सर्टोली सेल जो होती हैं ये
जनन का कार्य मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन तो करती ही हैं, साथ ही ये मेल गैमीट को खास रूप से क्या करती हैं, पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं का जो बाहरी क्षेत्र होता है उस उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश कहा जाएगा। इसमें छोटी छोटी रुधिरवाहिनियाँ भी देखने को मिलती हैं और इन रुधिरवाहिनियों को अंतराली कोशिकाएं या हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे या फिर इसी को लीडिक कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो लीडिक कोशिकाएं होती हैं ये एंड्रोजन क्या है, पुंजन है। ये एंड्रोजन एक तरह का मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में खास रूप से सहायक होता है। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा कि यहाँ से स्रावित होगा टेस्टिस से और ये हमारे जनन अंगों को विकसित करने में मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करेगा। पुरुष लिंग सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो वृषण जालिकाएं रेटे टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं वास डिफरेंस अधिवृषण तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। इनमें क्या होगा कि वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिनियों में खुलती हैं। अब ये क्या करेंगी, जब शुक्र वाहिनियों में खुलेंगी तो यह शुक्र वाहिनियाँ वृषण से चलकर आदि वृषण में खुलेंगी जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। यह वृषण के शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर बढ़ जाती है। मूत्राशय के पीछे से लूप के आकार में ये खुलकर शिश्न के अंदर मूत्र मार्ग जो होगा शिश्न के अंदर उसमें खुलती हैं। साथ ही ये यूरेथ्रल वाला जो पार्ट होगा वहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें वीरसेचन की जो क्रिया होती है वो इजैकुलेशन के टाइम पे होती है। तो जब मैथुन की क्रिया एक मेल कर रहा होता है उसी टाइम पे यह करती हैं, इजैकुलेशन में खास रूप से सहायता करती हैं। पुरुष की जो लिंग सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं वो शुक्राशय तथा इसमें प्रोस्टेस होंगी। बल्बो यूरेथ्रल ये भी इसमें एक जोड़ी होती है जो कि शामिल होगी। ये क्या करती हैं, एक तरह से एक लिक्विड जैसी संरचना को सेक्रेट करती हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज कैल्शियम तथा कुछ अन्य एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को मरने नहीं देते हैं और उसे एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये जो बर्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ होती हैं ये एक लुब्रिकेंट का स्राव करती हैं, मतलब एक चिपचिपे तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो स्नेहक होता है और ये स्पर्म इजैकुलेशन में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इजैकुलेशन के लिए सहायता करता है। तो स्त्री जनन तंत्र के विषय में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फिगर को पूरी तरह समझते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये वाला हिस्सा जो है इसका ये पेनिस पार्ट है। तो पेनिस पार्ट ये क्या करता है, इजैकुलेशन के टाइम पे इरेक्टाइल पोजीशन में आता है और ऐसा ये एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस से जो स्रावित होता है उसकी वजह से होता है। ये वाला हिस्सा इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं शिश्न मुंड लिखा गया है, मतलब एक स्किन होती है जो मतलब पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है उसे कवर करने का काम करती है। कुछ धर्मों में मान्यता होती है कि जैसे खास रूप से अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में क्या करते हैं, इसमें इसे इस रीजन को कट करके निकलवा दें। इसका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा भी होता है, इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं खास रूप से जो गंदगी होती है वो नहीं होती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो गंदगी नहीं होती है क्योंकि इसमें एक लुब्रिकेंट स्रावित होता है जिस वजह से इसमें गंदगी होने लगती है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। ये फिलहाल धार्मिक मान्यता है। अब ये जो यहाँ पे जो टेस्टिस आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे शुक्रवाहक ये नलिका जो होगी यहाँ से शुक्राणु क्या करेगा, इस सेमिनी शुक्राशय के अंदर जो शुक्राशय होगा इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। शुक्राशय के अंदर स्टोर होगा
ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे मलाशय गुदा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो शुक्राशय है यहाँ पे स्टोर रहेगा। जब मनुष्य मैथुन की क्रिया करेगा, मतलब एक मेल जो होगा वो फीमेल के साथ लैंगिक संसर्ग में होगा, मतलब संबंध स्थापित कर रहा होगा, उस टाइम पे नॉर्मली क्या होगा कि जब इजैकुलेशन होना होता है तो ऐसी स्थिति में ये जो यहाँ पे शुक्रवाहक नलिका दिख रही है ये मूत्राशय को ऐसे चारों तरफ से कवर करने का काम कर रही है ना। तो सेमिनल वेस्किल जो होगी यहाँ पे जो शुक्राशय होगा, शुक्राशय से इजैकुलेशन के टाइम पे ये यहाँ से स्पर्म रिलीज होना शुरू होगा। स्पर्म रिलीज होगा तो यहाँ पे आपको एक सिंघाड़े जैसी आकृति दिख रही है, यहाँ पे एक गोल सी संरचना दिख रही है जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और ये खास रूप से जब मनुष्य में उम्र ज़्यादा होने लगती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति के कारण इसमें सूजन हो जाती है, तो जिससे जो मूत्र नलिका होती है वो ब्लॉक कर जाती है और मनुष्य को मूत्र त्याग करने में काफ़ी दर्द होने लगता है, कठिनाई होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, कैथेटर लगाता है, एक पेशाब की नली डालता है जो मूत्राशय में जाती है। तो नॉर्मली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और साथ ही इसमें जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये क्या करती है, एक लुब्रिकेंट का स्राव करती है। लुब्रिकेंट क्या करता है, ये जो मूत्र नलिका होती है, मूत्र नलिका और स्पर्म नलिका, यहाँ से इजैकुलेशन के लिए कॉमन नलिका होती है। तो इजैकुलेशन के टाइम पे इसमें एक लुब्रिकेंट स्रावित होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो इस माध्यम को पूरी तरह से लिक्विफाई कर देता है। फिर इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म क्या करता है, इसी नलिका से स्रावित होके फीमेल की वेजाइना में रिलीज हो जाता है। तो ये इसका टोटल फंक्शन होता है, इस तरह से ये कार्य करता है। अब यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट बात है, मनुष्य के अंदर जो मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी आप जानते हैं नॉर्मली कहाँ से निकली होगी, किडनी से निकली होगी, तो इसका फिलहाल इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो आवश्यक जनन अंगों की बात होगी तो टेस्टिस इसका आवश्यक जनन अंग होगा। इसमें ये वाला भाग पेनिस वाला आवश्यक जनन अंग होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट भाग इसमें टेस्टिस रीजन है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। बाकी जो अन्य भाग हैं ये इसके सहायक जनन होते हैं, सहायक जनन अंग की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप इस हिस्से में देख पा रहे हैं इस फिगर में कि जो वृषण है यहाँ पे ऊपर का फिगर दिखाया गया है, ये अंदर का आंतरिक काट है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होने के साथ साथ ये ऐसे होता हुआ ये शुक्राशय के अंदर यहाँ पर आके स्टोर होगा, शुक्राशय में स्टोर होगा दोनों टेस्टिस से। तो नॉर्मली अगर हमें एक टेस्टिस से स्पर्म अगर न बने, दूसरे से केवल स्पर्म बने, तो ऐसी स्थिति में भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि दोनों टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करें, अगर एक टेस्टिस भी स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है तो भी ये जो स्पर्म होगा वो जनन में सहायक होगा। फिलहाल दोनों टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और ये शुक्रवाहक नलिका से होते हुए यहाँ शुक्राशय में आके स्टोर होगा। ये वाला जो आपको छोटा सा फिगर पीले रंग का दिखाई दे रहा है यहाँ पर आकर स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद ये इजैकुलेशन के टाइम पे यहाँ से जो शुक्राणु होंगे, स्पर्म होंगे, वो यहाँ से रिलीज होंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में खास रूप से वेजाइना के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तब तक के लिए धन्यवाद।